आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909। देखिए 1919 में एक 1909 के अंदर एक एक्ट आया है। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। अब ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ही क्यों बोला जाता है, इन ये दो पर्सन के नाम हैं। एक्चुअली जो मॉर्ले था, मॉर्ले वो एक वॉइस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था इंडिया का। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की जो पोस्ट होती है वो पार्लियामेंट के, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, वहाँ पर जो कैबिनेट बनती थी उसका एक मेंबर होता था। और ये केवल लंदन के अंदर ही होता था, इंडिया के अंदर नहीं आता था ये। इंडिया के अंदर तो मुंह दिखाने के लिए बस लॉर्ड मिंटो को ही भेज रखा था, मतलब जो वॉइसरॉय था। मिंटो का मतलब हो गया जो वॉइसरॉय था उस टाइम का, वो था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को तो मिनटों में भगा देना चाहिए था यहाँ से, लेकिन ये हो नहीं पाया। अभी इस एक्ट्स के प्रोविजन के बारे में पढ़ते हैं कि इस एक्ट ने कौन कौन से प्रोविजन बनाए। तो इस एक्ट से मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, तो आप एक ही बात करो, रट्टा मारो, और कोई दूसरा चारा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जो वॉइसरो था, वॉइसरो की दो काउंसिल थी, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस एक्ट के अंदर इस ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वॉइसरो की, इसकी काउंसिल में एक इंडियन मेंबर को शामिल किया गया। भैया आप उनका नाम अभी हम देखेंगे, उनको शामिल किया गया कि लॉ मेकिंग जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी, ये एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव ये होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती थी, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली। लेकिन लॉ बनाने वाली एजेंसी कौन सी होती? लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया, इसके जो मेंबर थे वो 60 कर दिए गए, 1660 कर दिए गए। और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो प्रोविंसेस होते थे, प्रोविंसेस में गवर्नर होते थे, और गवर्नर की भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। इसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसको बोला जाता प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर ये बोला गया कि भाई आप, ये इनकी जो यूनिफॉर्मिटी मतलब स्ट्रेंथ थी वो अलग अलग वेरी कर रही थी। तो इसमें ये बोला गया कि आप यहाँ पर नॉन ऑफिशियल पर्सन होंगे उनकी मेजोरिटी बढ़ा सकते हो, नॉन ऑफिशियल। अब नॉन ऑफिशियल पर्सन कौन आते थे? नॉन ऑफिशियल जो होते हैं, जैसे मान लो कि कोलकाता हो गया, कोलकाता की म्यूनसिपैलिटी होगी, तो वो नाम लिख कर देगी चार पांच बंदों का कि भैया इन बंदों को जो है आप गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें बैठा दो। तो गवर्नर जनरल, वो सॉरी, गवर्नर की जो काउंसिल है, गवर्नर क्या काम करेगा, इनका नाम सेलेक्ट करेगा और फिर इनको लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इनकी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें शामिल कर लेगा। तो ऐसे बंदों को बोला जाता है नॉन ऑफिशियल पर्सन। तो इन्होंने बोला है कि आप जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके अंदर नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी रख सकते हो। और सेंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बोला गया कि भैया देखो, आप नॉन ऑफिशियल बंदे तो बढ़ा सकते हो, लेकिन मेजोरिटी जो होगी वो ऑफिशियल बंदों की होगी। मेजोरिटी जो होगी वो ऑफिशियल पर्सन की होगी, ऑफिशियल की नहीं। जो नॉन ऑफिशियल पर्सन बढ़ा सकते हो, लेकिन जो मेजोरिटी होगी वो ऑफिशियल पर्सन की होगी। और इस एक्ट के अंदर जो कम्युनल, चलो अभी देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए जो साइज था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, दोनों सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनका साइज को बढ़ा दिया गया। और ये बोला गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर आप 16 से 60 पर्सन कर सकते हो। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी सेम नहीं थी, मतलब कहीं नंबर ज़्यादा थे कहीं कम थे, तो एक जैसे नहीं थे। और फिर जैसे मैंने आपसे बोला कि ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर आप नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बना सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ये था, देखिए मैंने लास्ट एक्ट के अंदर आपको ये बताया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो लास्ट वाला था 1992 वाला, सॉरी 1892 वाला, उसके अंदर ये बोला था कि जो 22 ये था, जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके अंदर आप बजट को केवल डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उस पर किसी टाइप की वोटिंग वोटिंग नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये बोल दिया कि भैया ठीक है, एक तो आप जो काउंसिल है उसके फंक्शन को बढ़ा दिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के फंक्शन को बढ़ा दिया गया। और ये बोला गया कि जो बजट है, भाई बजट को आप डिस्कस कर सकते हो, बजट पर एक रेजोल्यूशन भी ला सकते हो। अगर मान लो कि आपको कोई क्लॉज पसंद नहीं आ रही कि भैया इसका खर्चा कम है या ज़्यादा है, इसको खत्म करना है या इसका खर्चा बढ़वाना है, तो आप एक क्लॉज लाओगे और
एक रेजोल्यूशन लाओगे उसको, उस क्लॉज को हटाने के लिए हो, या आपको कोई क्लॉज जो जुड़वानी है तो ये मतलब रेजोल्यूशन ला सकते हो बजट के अंदर, थोड़ी पावर बढ़ा दी थी। अब उसके बाद में जो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जो ये थी वाइसरॉय था, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर एक पर्सन को बढ़ा दिया गया। और ये पर्सन तो ठीक है, बढ़ा दिया, एक बंदे को इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये इंडिया से बिलोंग करता था, इंडिया का पर्सन था, इसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहले ऐसे पर्सन का नाम बताओ जिसने वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था और वो इंडिया से बिलोंग करता। तो आपका नाम, आपको उसका नाम देना है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको लॉ मेंबर बनाया गया। ठीक है, ये जो है मतलब भाई आप लॉ की जो है उसकी देख रेख करोगे। दूसरा, इन्होंने देखिए ये पॉइंट तो बहुत बार आया हुआ है ये वाला, अलग अलग कंपटीशन में, अलग अलग एसएससी वगैरह सी, इन्होंने अलग अलग मुंह दिखाया इसमें। ये जो एक्ट आया, इस एक्ट ने इंडिया के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, देखिए कम्युनल, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि कोई मुस्लिम है, और मुस्लिम का कोई मतलब कोई मुस्लिम का पर्सन वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो क्या उसको जो है, और ये इधर हिंदू है और इधर क्रिश्चियन है, तो इस मुस्लिम पर्सन को जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो इसको ये हिंदू वोट नहीं दे सकते और ना ही क्रिश्चियन वोट दे सकते हैं, इसको केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। तो ये क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एक कास्ट के लोग ही अपनी पर्टिकुलर कास्ट के पर्सन को वोट दे सकते हैं, इसी को बोला जाता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो इस एक्ट ने जो कम्युनल था उसको लीगलाइज कर दिया कि भैया मुसलमान जो है मुसलमानों को ही वोट देंगे। तो ये मतलब ये अपने आप में मतलब इसने जैसे ही ये सिस्टम आया, तो वाकई में इसने इंडिया की जो लोग थे उनकी जो अंतरात्मा थी उसको झंझोड़ कर रख दिया था। मतलब बहुत ही ठेस पहुंचाई थी इस एक्ट ने, क्योंकि ये जो एक्ट था डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा था कि आप चीज़ों को तोड़ो और फिर उन पर राज करो। अब ये जो लॉर्ड मिंटो था, जो वॉयसरॉय था, इसको बोला जाता है दिस इज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर बोला जाता है। ये बात भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का जो लेक्चर था इसके अंदर ये जो दो तीन पॉइंट थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मैंने आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या चल रहा था। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, तो और मैं इसके क्वेश्चन मैं लाना भूल गया एक्चुअली। तो मैं नेक्स्ट, मैंने जो बताया इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल लाऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक